सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो अब उन्होंने पैसे बढ़ाने हमारे शुरू कर दिए धीरे धीरे, और बच्चों को भी मिलने लग गए। अब ये एक्चुअली साथ साथ एनडीटीवी की नौकरी भी चल रही थी, और मुझे एनडीटीवी की वजह से ना बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। जैसे मैं हेल्पेज इंडिया के साथ जुड़ा, तो जब उनको पता चला कि मैं एनडीटीवी में नौकरी भी करता हूँ और साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, तो वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे। एनडीटीवी का बहुत छोटे शहरों में नहीं बल्कि बड़े शहरों में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट इमेज था बेसिकली। तो और इस दौरान में मैं बॉलीवुड के एक तरफ मैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और इनके इंटरव्यूज करना इंटरव्यूज चल रहे थे मेरे। धीरे धीरे मैं सारे लगभग बॉलीवुड के सभी एक्टर्स का इंटरव्यू किया, मैंने कर रहा था अपने शो के लिए। तो मैं मतलब जो मैं रात, हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा कि एनडीटीवी का एक बहुत ही पॉपुलर शो हुआ करता था रात बाकी, जो रात के 10:30 बजे आता था, ऑन एयर होता था 10:30 या 11 बजे। और जब मैं एनडीटीवी ज्वाइन नहीं किया था तब मैं वो शो बहुत देखता था, मतलब मेरा फेवरेट शो हुआ करता था। और सोचिए कि क्या डेस्टिनी थी कि मैं जब एनडीटीवी ज्वाइन किया तो उस शो का मैं प्रोड्यूसर बन गया। प्रोड्यूसर किसी भी चैनल का किसी भी चैनल में किसी शो का जो प्रोड्यूसर होता है, बेसिकली दैट इज प्रोग्राम प्रोड्यूसर। तो प्रोग्राम प्रोड्यूसर मतलब कि ओवरऑल मैं डायरेक्टर, उस शो का, टेलीविजन में डायरेक्टर को भी प्रोड्यूसर बोलते हैं, तो मैं ओवरऑल उस शो का डायरेक्टर था। एंकर, रिपोर्टर सब मेरे उस पे काम करते थे। तो मेरी पूरी टीम होती थी, करीबन 10-15 लोगों की टीम। तो खैर, तो उस दौरान में क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था, साथ साथ मैं इंटरव्यूज भी करता था अपने शोज के लिए खुद ही जा करके। तो और थिएटर इधर चल ही रहा अपना, हम लोग कर ही रहे थे। बीच बीच में स्टेज प्ले भी ऑर्गेनाइज कर लेते थे। तो सस्ते वाला ऑडिटोरियम वहाँ पे दिल्ली में एक फ्रेंकवाइज अलायंस करके एक ऑडिटोरियम है, वो 6,000 रुपये में मिल जाता था, वहाँ पे भी प्ले करते थे कभी कभी। और थोड़े जो लोग, हम लोग जो ऑडियंस की जहाँ तक की बात थी, जो हम लोग सोसाइटीज में कर रहे थे हर संडे संडे, तो वहाँ पे लोगों के कॉन्टैक्ट्स और डेटा भी बनाना हमने शुरू किया। हम उनको ना वो देते थे, कार्ड देते थे, उनको वॉलेंटियर कार्ड देते थे। उनको बोलते थे देखिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक कार्ड फिल कीजिए, उस कार्ड आप हमारे वॉलेंटियर बन जाएंगे और हम आपको प्ले देखने के लिए बुलाएंगे, आपका कोई टिकट नहीं लगेगा, फ्री का टिकट होगा, फ्री का। तो उससे हमारे पास क्या हुआ कि हर सोसाइटी में करीबन 100-150 कार्ड्स निकलने लग गए हमारे। तो करीबन हमारे पास 5 से 10,000 ऑडियंस का एक डेटाबेस आ गया हमारे पास इस दौरान में। और हम लोग बैठ करके, उस समय व्हाट्सएप उतना एक्टिवेटेड नहीं था, तो मतलब उतना ज्यादा नहीं एक्टिवेट हुआ था, तो हम लोग उस समय कोई ऑनलाइन में एक ग्रुप मैसेज जाने का एक कोई था साइट, उस साइट से हम लोग सारे लोगों को नंबर फीड करके, और हमारा जब स्टेज प्ले होता था तो उन सबको हम लोग इनवाइट करते थे, तो हमें ऑडियंस भर के ऑडियंस मिल जाता था। मतलब हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑडियंस हम लोग को मिल जाता था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस था हमारे पास ऑडियंस का। तो नाटक भी हो गया, ऑडियंस भी मिल गए, और नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा था दिल्ली में हमारा धीरे धीरे। तो टीवी पे चैनल में एक जी सलाम करके एक चैनल है, उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी किया है, एक पूरी वीडियो है उसका। तो खैर, तो उसके बाद फिर ये दोनों चीजें साथ में, नौकरी भी चल रही थी और उधर थिएटर भी एक्टिव था काफी अच्छे तरीके से। अब आई बात कि अब मेरी नौकरी में भी धीरे धीरे प्रमोशन हो रहा था, 40-50 हजार सैलरी बढ़ते चली जा रही थी, अच्छा अप्रेजल मिल रहा था। तो मुझे अपने चैनल में चैनल बोल रहा हूँ, एनडीटीवी में एक शो मिल गया मुझे, इंडिपेंडेंट शो, जिसका नाम था जादू और संसार। जैसे आज तक एक शो, हेलो, डेडिकेटेड एक शो था जिसके लिए मैं एंकरिंग भी करने लग गया। तो मुझे एंकरिंग भी मिला उसमें करने को, तो वो टेलीविजन गॉसिप्स था उसमें। तो उसके बाद थिएटर जब चल रहा था तो 2010 में, अब क्योंकि मेरी नौकरी हुई थी तो घर वाले शादी के लिए परेशान करने लग गए। और मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, अब कर लेते हैं। अब शादी जब हो रही थी तो शादी के दौरान में मेरे साथ ये हुआ कि पापा अब थे नहीं मेरे साथ, तो घर में भी बड़े भैया और मम्मी और वही लोग थे,
जो मेरी शादी वादी को देख रहे थे। तो मेरे को घर से 2 फोटो मिली कि तुम दोनों, मतलब मेरे 2-3 शादियां मेरी कटी भी। हुआ कटी इसलिए क्योंकि मैं तब तक फ्लैट ले चुका था रेंट पे, मतलब अकेले रहने लग गया था मैं फ्लैट पे। 5,000 रुपये रेंट था। तो शादी ये हुई कि एक बार तो एक लड़की देखने के लिए बुलाया गया घर से। शादी बहुत आगे तक बढ़ गई थी, तब तक लड़की देखने बुलाया तो लिटरली डिस्टर्ब थी, वो कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। तो वो वहाँ शादी कटी मेरी। उसके बाद मतलब एक फैमिली वाले आए दिल्ली आए, तो मुझे देखने वेखने के लिए, मिलने के लिए आए। तो फिर मेरे घर में थोड़ा मैंने ना क्या किया था कि थोड़ा अपना इंटीरियर मैंने खटिया लगाया, पास की कुर्सी लगाई थी, तो उनको लगा कि कंजूस आदमी है। तो उन्होंने शादी तोड़ दी। उन्होंने बोला नहीं करना है, तो कंजूस लड़का है। तो शादी उसमें टूटी। तो फिर लगने लगा कि मेरी शादी अब होगी नहीं, लगता है कोई उपाय ही नहीं है शादी के। तब तक घर वालों ने, मतलब मेरे बड़े भैया संजीव भैया ने मुझे 2 फोटो भेजा। बोला जाओ, ये 2 फोटो भेज रहे हैं, कलकत्ता में है लड़की और एक पुणे में है, तो दोनों को जाके मिल के आओ और जो दोनों में से ठीक लगे बता देना। तो मैंने उनको बोला कि देखो मैं जाऊंगा, पहले पुणे जाऊंगा, अगर मिल गया वहाँ पे सब ठीक रहा तो मैं फिर कलकत्ता नहीं जाऊंगा। तो मैं पुणे पहुंचा, तो मतलब फ्लाइट की टिकट ली, 12,000 रुपये टिकट ली। अभी पत्नी सुन भी रही है सामने में। फ्लाइट की टिकट ली और फिर वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद इनसे मिला, ज्योति सिन्हा मेरी पत्नी है, उनसे मिला। तो एक्चुअली वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट है कि हम लोग वहाँ पे, अब देखिए क्या होता है ना, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमारी मीटिंग कहाँ हुई, तो FTI पुणे के कैंपस में। मतलब मेरा एक दोस्त FTI पुणे में पढ़ रहा था, तो उसने बोला कि आप इधर उधर कहाँ जाइएगा, FTI पुणे चलिए, उसके कैंपस में आपको बिठा देते हैं, आप लोग अपना बतियाते रहिए, जो करना है बात कीजिए। तो हम लोग दोनों कैंपस में बैठे, वहीं पे घूमते फिरते टहलते वहलते वहीं पे बातचीत पूरे दिन हमने गुजारा। और उसके बाद शाम को मैंने उनसे पूछा कि शादी कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। फिर हम 3 जुलाई को मेरी शादी हुई। 14 अप्रैल को हमारा एंगेजमेंट हुआ, और फिर 3 जुलाई, मतलब बीच में टाइम मिला हमें बातचीत करने का, समझने का एक दूसरे का, तो और उसके बाद शादी हुई। देखिए आपकी फील्ड बहुत अलग है ना? फील्ड? हाँ, हमारी फील्ड जो है ना वो नॉर्मल लोगों से अलग है। तो क्या मतलब आपकी वाइफ ने जब फर्स्ट टाइम आपको मिली है, तो वो उनपे क्या टाइप होता है ना कि लोग, हाँ वो मुझे जानना है। वो बताओ, बहुत इम्पोर्टेंट है वो जानना। तो एक्चुअली हुआ ये कि जिस दिन हम लोग मिले थे FTI पुणे में, तो हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें करी। तो मैंने उनको एक चीज बता दिया था कि देखो यार, ऐसा है कि मेरा ना दूसरा एक लव है, मेरा प्यार है, वो है एक्टिंग, और मैं हमेशा इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो तुम एक मिनट मैम, कैसे खाएंगे? राजीव सर आपको खाना है तो खा लो। नहीं, वो बेटा कुछ ऑफर कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तो मैंने उनको समझा दिया था कि मेरा आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो इनको कुछ इतना इस बारे में समझ था नहीं। अच्छा। पता भी नहीं था कि एक्टिंग थिएटर कुछ होता है, क्योंकि गया की रहने वाली, गया में ऐसी कोई एक्टिविटी इन्होंने देखी नहीं। घर से निकली थी, पहली बार पुणे में पढ़ाई कर रही थी वेब डेवलपिंग का, NIIT नीट से। तो इनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी लगभग। तो उसके बाद मैंने उनको समझा दिया, उसके शादी हो गई। शादी होने के बाद ऐसा होता था कि अब नई शादी हुई है, तो अब दिल्ली में थे, तो अब मुझे थिएटर एक्टिविटीज तो करनी थी। वो जो मैंने बताया कि हर संडे हम लोग किसी न किसी सोसाइटी में जाके परफॉर्म करते थे। अब मैं इनको घुमाने ले जाऊं कहीं, बीइंग अ हस्बैंड, संडे को हर पति अपने पत्नी को घुमाता है या टाइम स्पेंड करता है, या फिर नाटक करूं, मेरा तो वो भी एक बड़ा दायित्व था। क्योंकि बच्चे तो अब ये नहीं ना मानते कि हाँ इस संडे हम तो आज घूमने जा रहे हैं अपने पत्नी, और मुझे अंदर से कचोटता था यार मैं कैसे ब्रेक करूं। तो मैंने कुछ उपाय निकाले। मैंने बोला कि इनको मैं साथ में लेके जाऊंगा, इनको मैंने प्रॉमिस किया कि आप बस मेरे साथ चलो, आप बस बैठ के देखना मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद
हम लोग सोसाइटी में परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करके फिर उसके बाद हम लोग कहीं घूमने चल जाया करेंगे। अच्छा। तो धीरे धीरे वो देखने लगी मुझे नुक्कड़ नाटक करते हुए, कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हुए, इतने लोगों के बीच में आगाज करते हुए, सोसाइटी से लोगों को इकट्ठा करते हुए। इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये किस टाइप का पागल है। तो धीरे धीरे इन्होंने देखा, इनको कोई आपत्ति नहीं थी ऐसा कि हाँ आप ये क्यों कर रहे हो। मैं बोलता था मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं देखो 5 दिन मैं नौकरी करता हूँ, 2 दिन एटलीस्ट मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए, और ये मुझे रिफ्रेश करता है ये चीज। तो 5वें दिन 6ठे दिन ये मतलब संडे को करता था तो रिफ्रेश हो जाता था, फिर मंडे को फिर ऑफिस जाने का मन करता था। तो धीरे धीरे इनको भी देखने को मिला कि ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या हर चीज में फिर ये इन्वॉल्व होने लग गई, पार्टिसिपेट करने लग गई, साथ में मैनेजमेंट हैंडल करने लगी। एक बार इवन हमने इवेंट दिल्ली में हम लोग जो स्टेज प्ले करते थे, नुक्कड़ तो अलग चल रहा था प्लस साथ साथ हम स्टेज भी करते थे। तो स्टेज प्ले जो करते थे वो उस प्ले को हम लोग इवेंट बनाते, क्योंकि मैं टेलीविजन से बिलोंग करता था ना, मैं टीवी का आदमी था। तो मैं हर प्ले हो थिएटर हो उसको मैं टेलीविजन के रूप में देखता हूँ, मतलब टेलीविजन शो के जैसा। तो हमने एक मुस्कुराहट नाम से एक इवेंट इनिशिएट किया। हमने बोला कि हम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें हम जो सोसाइटीज के बुजुर्ग हैं जिनके मनोरंजन का कोई साधन नहीं, हम उनको बुलाएंगे दिखाने के लिए। तो हमारे तो ऐसे ही डेटाबेस में बहुत लोग थे, तो हम लोग उनको पर्सनली फोन कर करके इनवाइट करते थे। तो मुस्कुराहट इवेंट के तहत हम लोग 1 या 2 नाटक का मंचन करते थे। मतलब वो कोई कॉमेडी प्ले, वो ऐसा नहीं कि हाँ एंटरटेनिंग प्ले, बेसिकली एंटरटेनिंग प्ले मुस्कुराहट। तो हम मुस्कुराहट इवेंट में के तहत हमने बहुत से, जैसे उस दौरान हमने बहुत सारे प्ले किए। मैं राम बनना चाहता हूँ, हाँ उसी टाइम पे मैंने एक नाटक लिखा, मैं राम बनना चाहता हूँ। ये मेरा अपना फुल लेंथ प्ले है, रिटन बाय मी। उसके 2-3 प्ले का ये बेसिकली सोशल कॉमेडी ड्रामा है, सॉरी पॉलिटिकल ड्रामा है। अच्छा। पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा है। इसके अलावा एक और प्ले लिखा मैंने किस्सा कुर्सी का, जिसका अभी हाल में हमने मंचन भी किया और एक बार और करने जा रहा हूँ अभी। वो किस्सा कुर्सी का ये भी एक पॉलिटिकल ड्रामा है, बट एंटरटेनिंग है। मतलब मेरे प्ले में आप जैसे आपने भी कबाड़ किया तो आपने गौर किया होगा कि कबाड़ में स्टार्ट से कॉमेडी था और एंड में अचानक से एक ट्रैजिक मोमेंट आता है। तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि स्टार्ट से एंटरटेन करो, पब्लिक हंस रही अचानक रो करके जाए और फिर एक झटका लगे उनको। तो लगभग सारे प्लेज मेरे ऐसे ही होते हैं। तो मैं राम बनना चाहता हूँ भी ऐसी भी है। मैं राम बनना चाहता हूँ बहुत अच्छी कहानी है। एक लड़का है जो रामलीला में दरबारी बनता है और उसका सपना है कि मैं एक दिन राम का किरदार निभाऊं। अच्छा। और उसकी जद्दोजहद है दरबारी से राम बनने की, क्योंकि जिस रामलीला में वो जाता है उस रामलीला को एक एमएलए साहब फंड करते हैं, तो वो अपनी मर्जी से उसकी कास्टिंग करते हैं। वो अपने बेटे को रावण बनाते हैं। उसके ऑपोजिट में राम बहुत कमजोर दिखाते हैं, बोलते हैं कि मेरा बेटा रावण बन रहा है तो राम थोड़ा कमजोर होना चाहिए उसके ऑपोजिट में। तो इस तरह की कहानी। और जिस दिन उसको मुरली को राम बनने का मौका मिल जाता है उस दिन, क्योंकि उस रामलीला में लड़ाई राम और रावण की नहीं है, बल्कि रावण और लक्ष्मण की है, क्योंकि रावण जो बनता है वो एमएलए का बेटा है और लक्ष्मण जो बनता है एक्स एमएलए का बेटा है। तो मंच पर भी वो लड़ाई आती है। तो खैर ये उस दौरान में मैंने ये नाटक तब लिखा था मैंने जब मैं एनडीटीवी में नौकरी कर रहा था, और एक मेरा दोस्त था जो मेरा वीडियो एडिटर था। तो वो हम लोग जब साथ में काम करते थे किसी शो पे, तो मुझे कहानियां सुनाया करता था, क्योंकि वो रामलीला में राम बनता था। तो मुझे सुनाता था कि जानते हो रामलीला में ऐसा होता है। एक दिन क्या हुआ, जो हनुमान बनता है ना, उसको बहुत जोर से लूज मोशन हो रहा था, तो लोटा लेके भागा तेजी से, तो वैसी हनुमाने वाला कॉस्ट्यूम में। फिर बोला जो रावण बनता है ना, वो जन थोड़ा पैसा वाला है, आता है कार से, और जो सीता बनती है ना स्वीटी, वो उसके साथ उसका अफेयर है उसका। और जो हनुमान बनता है ना एकदम चापलूस है। कभी जब मन करता है तो मतलब वो ये सब कहानियां वो सुनाया करता था। तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो डेवलप होने लगा, और फिर तब मैंने मैं राम बनना चाहता हूँ लिखे। और ये 1 घंटा 35 मिनट का नाटक है जी। तो और इस नाटक के बारे में बताना चाहूंगा कि ये नाटक एक बार हमने रांची में जब मंचन किया था,
तो एक अश्विनी जी को तो जानती होंगे, अश्विनी कुमार। अश्विनी पंकज? नहीं, अश्विनी कुमार जो मैं मोरगांव मोरदेस बनाए थे। अच्छा, अलका एंटरटेनमेंट वाले। हाँ, जो अब जेल में है, जेल में थे, उसके बाद अब दिल्ली तड़ीपार हो गए। तो उन्होंने ये इसकी स्क्रिप्ट मुझसे खरीदी थी 1.5 लाख रुपए में। अच्छा। उन्होंने मुझसे लिखवाया था कि इसको फिल्म में कन्वर्ट करूंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा, आप मुझे 1.5 लाख में दूंगा आपको, आप मेरे लिए लिखिए। पहले मैंने मना कर दिया, फिर बहुत जिद किए, तो फिर मैंने स्क्रिप्ट लिख दी थी फिल्म की। तो आज 70 सीन का ये फिल्म लिखा हुआ है और आने वाले समय में ये फिल्म बनाऊंगा मैं राम बनना चाहता हूँ। ये पूरी फिल्म लिखी हुई है मैंने इस नाटक पे। तो खैर, हम लोग वो वाला जर्नी पे थे कि मेरी शादी हो गई और पत्नी को धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। तो इवन कई बार ऐसा हुआ कि मुस्कुराहट को होस्ट भी ज्योति ने किया कई बार, मतलब उसकी एंकरिंग करने लगी। इनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने बोला करो आप ही, तो ये इवेंट एंकरिंग करने लग गई कई बार। और ओवरऑल क्या होता है ना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से काम कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। तो हमारे ग्रुप को यही हैंडल करती थी। तो अब यहाँ एक स्ट्रगल आता है कि मैं तब तक रेंट पे रह रहा था। अब पत्नी आ गई, तो पत्नी के आ गई तो हम लोग को अब अपना घर लेने का मन किया। तो घर लेना बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग जैसे क्योंकि घर लेना है तो उसके लिए डाउन पेमेंट भी देना है। लेकिन वाइफ ने ज्योति ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने बोला आप कदम बढ़ाओ, क्योंकि कोई काम अगर जब आप कदम बढ़ाते हो तो हो जाता है वो चीज। सही बात है। तो इनके कहने पे हमने क्या किया, दिल्ली में घर, मतलब मेरी 3 बजे के बाद शिफ्ट होती थी एनडीटीवी में, 3 से 11 की। तो हम सुबह से बैठा ही रहता था। तो मैं 3 बजे सुबह से उसमें, हाँ तब तक सात्विक हो गया था, जन्म ले चुका था 2012 में। इसकी भी स्टोरी बताइए आप मुझे, आपकी फीलिंग, ज्योति की फीलिंग कैसा रहा आप लोग दोनों को, ये सब की आप मुझे। जी। तो एक्चुअली 2010 में हमारी शादी हुई, और 2010 में जो शादी हुई, तो हाँ ये मैरिज का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज था कि मेरे पापा नहीं थे मेरे साथ। तो मैंने ये अपनी शादी में मैंने अपने पंडित जी को बोला कि मैं शादी तभी करूंगा जब आप जो भी पूजा आप कर रहे हो ना, सामने में आप पापा का फोटो रख के पापा का भी पूजा करोगे। तो मेरे घर में सबने विरोध कि मृत व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, तुम क्या ये नया चाल शुरू कर रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, मेरी इच्छा है। लेकिन इसमें मुझे हमारे पंडित जी ने साथ दिया, उनका नाम है ब्रह्मानंद। तो उन्होंने वो फैमिली पंडित जी हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर इसकी इच्छा है तो हम ऐसे ही करेंगे। हम हर विध में इसके पापा का फोटो रखेंगे, पहले उनकी पूजा होगी, बाकी और देवताओं की पूजा होगी। और पूरी शादी मेरी ऐसे ही हुई। और ये पापा की पूजा होती थी पहले, उसके बाद उसके बाद फिर बाकी विध पूरा किया जाता था। तो शादी तो हो गई। उसके बाद अब हुआ कि हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में रहने लगे। तो अभी हम लोग रेंट पे ही रह रहे थे। तब तक ज्योति का फिर क्या हुआ कि वो वहाँ पे जॉब्स को लेकर के सर्च कर रही थी अपना, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का काम, वो ट्रेनिंग कंप्लीट था। लेकिन वो क्योंकि शिफ्ट जॉब थी, तो शिफ्ट जॉब का कोई लेकर के इशू था कि शिफ्ट जॉब कैसे करेंगे, मैनेज नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि मुझे हम इंटरेस्ट है, बैंकिंग की तैयारी करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, बैंकिंग की तैयारी करो। फिर बैंकिंग की कोचिंग वोचिंग करने लग गई। तो मतलब एक तरह से ये था कि मेरे साथ वो एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था एक तरह से। तो इवन बहुत सारे एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए इन्होंने। लेकिन हम लोग ऐसी फैमिली में हैं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। इवन 2-3 बैंक्स क्वालिफाई कर गई थी, इंटरव्यू में नहीं जा पाई। और तब तक वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तब उसके बाद फिर सेतु पेट में था। तो फिर 2012 में 21 फरवरी को सेतु ये यहाँ रांची आ गई। और डिलीवरी के टाइम पर हम वहाँ पे थे, हम दिल्ली में थे। तो ये था कि डिलीवरी के टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं आ नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया। डिलीवरी मेरे आने से पहले हो गई, जिसके ताने आज भी सुनने को मिलते हैं कि आप तो थे ही नहीं इस समय, आप तो थे ही नहीं, तो दुनिया में आ गया उसके बाद पहुंचा हूँ। तो मतलब मेरी फ्लाइट छूट गई थी, पहली फ्लाइट छूटी, फिर दूसरी फ्लाइट लेके आया था मैं, पहुंचा था।
तो खैर, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से दिल्ली चले गए सेतु को लेकर के। और सेतु को लेके दिल्ली फिर हम लोग वहाँ पे रहने लगे। फिर मम्मी हमारे साथ रहती थी, साथ मम्मी को मैं हमेशा अपने साथ ही रखता था जनरली। तो फिर सेतु धीरे धीरे बड़ा हुआ तो हमको लगने लगा कि यार अब सेतु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब स्कूल में भी एडमिशन हो गया उसका, प्ले स्कूल में वहाँ पे। तो प्ले स्कूल में पढ़ने लग गया तो अचानक से फिर हमें लगा कि यार अब हम लोग को अपना घर ले लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया रेंट का घर। तो हमने सर्च करना शुरू किया जॉब वहाँ पे। दिल्ली में गाजियाबाद में हम लोग तब रह रहे थे, इंदिरापुरम करके है गाजियाबाद में, मतलब दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है वो, यूपी का। तो वहाँ रहने लगे। तो फिर हम वही करते थे कि हम लोग सुबह निकलते थे, सेतु को स्कूल पहुँचाते थे, और उसके बाद हम लोग घर ढूंढना शुरू किया हमने। घर ढूंढते 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 एक दिन बहुत सारे घर ढूंढे, बहुत सारे देखा, बहुत सारा पसंद आया। कभी ये, कभी किसी का वो, कभी किसी का ये पसंद आया। लेकिन वही फिर बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज जिस चीज के लिए होना होता है वो तभी होता है। मैं आज भी सोचता हूँ कि घर ढूंढना, घर ले लेना, क्यों, कुछ ना कुछ तो वजह थी उसके पीछे। तो 2015 में हम लोगों को मिला राजनगर एक्सटेंशन, एक जगह है गाजियाबाद में, एनसीआर बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर। वहां पर हमें हाई एंड पैराडाइज सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अंदर में हम लोगों को एक बहुत अच्छा फ्लैट मिला 3 BHK। जो हमने पहले सोचा कि 2 BHK लेंगे, कि मेरी तो पहले से हिम्मत नहीं थी। बट इनके कहने पे नहीं, घर एक बार खरीदाता है, और वो आप लेंगे तो 3 BHK लेंगे, मम्मी भी रहेंगी उसमें, तो मम्मी के लिए भी देखना है हमको। एक सेतु का रूम रहेगा, एक हमारा रहेगा, एक मम्मी का रहेगा। तो हम लोगों ने 3 BHK फ्लैट लिया। 35 लाख था उसका अमाउंट, रेट। और फिर सब करते कराते करीब 40 का 38 लाख के आसपास पहुंच गया था वो। और मुझे बहुत आराम से लोन मिला, मुझे बहुत, क्योंकि मैं एनडीटीवी में नौकरी कर रहा था। लोन भी, होम लोन लेकर के हमने घर लिया। उसके बाद अब हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आने लगा। अब आया कि हमने घर लिया, और उसी समय 2015 30 अप्रैल को हमने गृह प्रवेश किया घर। उसके बाद रहने लगे खुशी खुशी, मम्मी भी वहीं रहने लगी हमारे साथ। बहुत अच्छी सोसाइटी, जिसमें स्विमिंग पूल है, मंदिर है, मार्केट है, सब कुछ है। और जस्ट सोसाइटी के ऑपोजिट में एक स्कूल था, परिवर्तन स्कूल, उसका नाम था परिवर्तन। अब बहुत बड़ा स्कूल था। तो हमने सेतु का एडमिशन कराया वहाँ पे। सेतु का एडमिशन कराया तो ज्योति को मैंने बोला, एक काम करो, आप एक बार जॉब अप्लाई करो इस स्कूल में, क्या पता हो जाए। तो ये रिज्यूमे लेके स्कूल गई, और इनको 7 दिन बोला गया कि आप ट्रायल पे आइए। ट्रायल पे बुला, और उस 7 दिन मैं सेतु को लेकर के अपने, क्योंकि ये पूरे सुबह से शाम तक रहती थी स्कूल में, तो सेतु को संभालना था। मेरी 3 बजे की शिफ्ट होती थी। अब ये लौट के आती थी शाम को, तो 7 दिन इनको फुल टाइम देना पड़ता था। तो मैं सेतु को लेके जाता था अपने एनडीटीवी में क्रेच था, क्रेच समझती होंगी आप, बच्चों को जहाँ पे रहते हैं। तो एनडीटीवी के क्रेच में, जबकि वहाँ पे केवल फीमेल एम्प्लॉइज के लिए वो था अलाउड। लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके एचआर वगैरह से परमिशन लिया, और सेतु को मैं लेके जाता था, वहाँ क्रेच में छोड़ता था, फिर मैं अपना शिफ्ट कंप्लीट करता था, फिर मैं लौट के आता था लेकर के सेतु को, तब तक ये घर आ जाती थी। फिर ऐसे 7 दिन हमने गुजारे, और इनकी नौकरी हो गई वहाँ पे, पहली नौकरी एक स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर। और इनको मिलने लगे वहाँ 15,000 की सैलरी मिलने लगी। और सबसे अच्छी चीज ये हुई कि सेतु उसी स्कूल में पढ़ रहा था। तो अब मम्मी के साथ स्कूल जाता था, और स्कूल में अपना करती थी जो भी, अपने क्लासेस ले रही थी। तो और मैं अपना एनडीटीवी में, तो हमारी फाइनेंशियल भी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि दोनों लोग कमाने लग गए हम लोग। तो 2015 की बात है। 2015 से अब हम लोग 16 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेरे लाइफ में पहला ट्विस्ट आया अक्टूबर महीने में, कि और सोसाइटी में बहुत अच्छे से रह रहे थे। और अक्टूबर महीने में सोसाइटी में एक बहुत अच्छे मित्र थे, सक्सेना जी करके हम बोलते थे। रात को मैं अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके 11 बजे कंप्लीट करके बस घर ही आ रहा था, तो उनका फोन आया कि राजीव जी कहाँ हैं। मैंने बताया कि अभी ऑफिस से निकला हूँ।
उन्होंने बोला कि ठीक है आइए ना, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दिसंबर में 31 दिसंबर का प्लान करना है। और तब तक सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ये चीज लोगों को पता चल गई थी कि मैं थिएटर और एक्टिंग और इन सब चीजों में इन्वॉल्व हूँ। क्योंकि हम लोग बीच बीच कुछ कुछ कार्यक्रम होता था, करवाता था मैं वहाँ पे। मैं अपने थिएटर ग्रुप का परफॉर्मेंस भी कराया, तो लोगों को पता चल गया था कि ये कल्चरल एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, हम लोग बैठे हुए हैं आपके इंतजार में। तो मैं 11:30 बजे, 12 बजे तक मैं घर पहुंचा, उनके पास गया। हम लोग बैठ के हमने बातचीत करी, 31 दिसंबर की प्लानिंग करी हमने कि 31 दिसंबर इस बार ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ये सॉरी नवंबर की बात है। उसके बाद मैं घर चला गया, रूम अपने अपने घर पे चला गया, वो अपने घर चले गए। वो बोले कि मैं जा रहा हूँ नीचे, उनका ऑफिस हुआ करता था। तो बोला मैं जा रहा हूँ, तो आज रात को थोड़ा काम ज्यादा है, तो मैं रात, आप लोग जाइए, सो जाइए। तो मैं सो गए। फिर सुबह के 6 बजे अचानक से चिल्लाने की आवाज आई। हम लोग बाहर निकले अपने अपने फ्लैट से सब लोग, तो देखा हमने कि सक्सेना जी की वाइफ चिल्ला रही है। और जब हम लोग उनके फ्लैट तक पहुंचे तो बाथरूम में वो डेड पड़े हुए थे। हाँ, तो बेसिकली उनको साइलेंट अटैक आया था। और वो एक्चुअली स्मोकर थे, चेन स्मोकर। सोचिए ये बहुत बड़ी बात थी कि 11:30 बजे रात में, 12 बजे तक मैं जिसके साथ बैठा हूँ, सुबह वो आदमी दुनिया छोड़ के चला गया। उनके 2, और तब मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। मेरे को लगा कि यार अब ना, और इस दौरान में मैं क्या करता था कि इस दौरान में मैं ऑफिस में बैठ करके ना प्लानिंग्स करता था कि यार कुछ अपनी कल को रांची वापस लौट के जाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे एकेडमी खोलूंगा, वैसे एकेडमी खोलूंगा। तो मेरे को लगने लगा कि अब बहुत हो गया, कि मैं अब मुझे चल जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात बताना भूल गया मैं कि एनडीटीवी में काम करने के दौरान लगभग 2016 से पहले 5 साल लगातार मुझे नेशनल अवार्ड कवर करने के लिए भेजा जाता था। नेशनल, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होता है, जो भारत सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, तब तक मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था इंटरव्यूज ले करके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू कब होगा। और 5 साल जो नेशनल अवार्ड लेने के लिए कवर करने के लिए भेजा जाता था मुझे, जाओ राजीव, नेशनल अवार्ड आप ही कवर करोगे। तो वहाँ पे जाता था मैं, फिर देखता था कि सब अपनी अपनी फिल्में लेके आ रहे हैं, उनको अवार्ड मिल रहा है, राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिल रहा है। तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती थी यार, हाँ, कि मुझे कब मिलेगा यार। तो मैंने फ्रस्ट्रेशन लेवल एक्सट्रीम, अब धीरे धीरे मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा था। अब जब आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा हो और आप ये सोच रहे हो दिन भर, रात दिन कि मुझे अब मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता नौकरी में, मुझे अब कुछ अलग करना है, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ अलग पाना चाहता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी रोज जिंदगी को जैसे रोज ढर्रे एक ही ढर्रे पे जीते हैं ना। सुबह उठे, ऑफिस गए, घर आए, फिर खाए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, ऑफिस गए। ये मेरे को लग रहा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगा। इसी चक्कर में ऐसा था कि मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए, क्योंकि मेरी शिफ्ट एनडीटीवी में 3 बजे से होती थी, तो मैं सुबह के 10 बजे घर से निकल जाता था। 3 कॉलेजेस में क्लास लेता था मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी, मास कॉम्स के। टीवी प्रोडक्शन मेरा स्पेशलाइज प्रोजेक्ट था और सब्जेक्ट था। और क्योंकि मैं एनडीटीवी से टैग था, एनडीटीवी का टैग लगा हुआ था, तो मुझे बहुत जल्दी इनवाइट मिल जाता था किसी कॉलेज से कि आइए पढ़ाइए हमारे यहाँ। तो 3 कॉलेज, वो मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम भी थी मेरी। अच्छा पैसा मिलता था मुझे, मतलब 1 घंटे के 1000, 2 घंटे के 2000, पर क्लास 1000, ऐसे करके मिलता था मुझे। तो 3 कॉलेजेस में पढ़ाता था। तो सुबह के 10 बजे निकलता था, तो 12 बजे तक एक कॉलेज में पढ़ाता था, फिर वहां से भाग करके दूसरे कॉलेज में, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज में, फिर 3 बजे अपनी शिफ्ट जाता था। अच्छा, एक और बीच में बताना भूल गया मैं, एक्चुअली ये शादी से पहले वाली बात है कि शादी से पहले मैंने एक स्कूल था वहाँ पे, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे वैकेंसी आई थी कि ड्रामा कोच के लिए। अच्छा। तो ड्रामा कोच के लिए वैकेंसी आई, तो वहाँ पे मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कम से कम करीब 20-22 लोग वहाँ इंटरव्यू देने आए हुए, और उसमें मोस्ट ऑफ एनएसडीएन थे।
तो ये इंटरव्यू दिया मैंने, और उसके बाद फिर उन्होंने डेमो देने बोला। उन्होंने बोला कि डेमो, पहले तो पहला दिन इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद 3 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें से मैं भी एक था, और बोला कि आपको डेमो देने आना पड़ेगा। तो हमें क्या किया कि हम तीनों को एक एक क्लास में करीबन 40-40 बच्चों के साथ छोड़ दिया गया, और 3-4 टीचर बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे थे हम लोग को कि तो मैंने भी अपना डेमो लिया, मतलब 20-25 मिनट का डेमो दिया मैंने, बच्चों के साथ एक्टिविटीज करी, बच्चों को मैंने कुछ थिएटर एक्सरसाइजेस कराए। फिर फाइनली मुझे कॉल आया कि आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए ड्रामा कोच। तो इट वाज बेसिकली पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि मेरी शिफ्ट थी 3 बजे से, तो मैं ड्रामा कोच के तौर पे 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैं ड्रामा कोच जाता था। मतलब आप मल्टीपल टास्किंग कर रहे थे उस समय? हाँ, मतलब मैं दिन भर क्या करूं, मैं दिन भर खाली क्यों बैठा रहूं? तो मैं क्यों ड्रामा कोच के तौर पे मैंने ज्वाइन किया, 12,000 सैलरी थी, और केवल 2 ही घंटे देने पड़ते थे मुझे। बढ़िया। तो उधर एनडीटीवी की सैलरी अलग, इधर 12,000 अलग, और उधर मेरा टोली थिएटर ग्रुप चल रहा था वो अलग। क्या बात। फिर जब एनडीटीवी का क्या हुआ कि मेरी शिफ्ट थोड़ी सी चेंज हो गई। शिफ्ट मेरी हो गई मॉर्निंग की शिफ्ट, अर्ली मॉर्निंग। ये मैंने तब तक किया, मैंने करीबन 2 साल किया मैंने ड्रामा कोच एज अ काम वहाँ पे। और उस दौरान बहुत सारे बच्चों के साथ नाटक किए मैंने, बहुत नाटक लिखे मैंने बच्चों के लिए, नए नए नाटक। तो बच्चों के साथ एक्सपीरियंस मिला मुझे काम करने का, एक एक क्लास, और वो भी स्कूल में 6 क्लास के बच्चे, 6, 7, 8 तक के ही बच्चे थे जो जिनके साथ मुझे प्लेज वगैरह कराने होते थे उनको, मतलब उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी उसमें प्ले वगैरह कराना होता। तो खैर, तो ये तो शादी से पहले की बात थी। फिर शादी के बाद फिर मैंने, क्योंकि शिफ्ट मेरी ऐसी हो गई कि मॉर्निंग की शिफ्ट लगती थी मेरी 6 बजे से लेकर के 2 बजे की। तो 6 बजे से 2 बजे वाली शिफ्ट में आप स्कूल तो कर नहीं पाता, तो स्कूल मैंने छोड़ दिया फिर। तो अब नौकरी पे ध्यान, लेकिन फिर उसके बाद फिर अचानक से क्या हुआ कि जब उधर स्कूल छोड़ दिया तो मेरी शिफ्ट फिर से चेंज हो गई, 3 बजे से शाम के 12 बजे, रात के 12 बजे तक। तो फिर मैं खाली टाइम हो गया मेरे पास दिन का। तो मैंने फिर वही कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया। तो कॉलेज में पढ़ा रहा था 3 कॉलेजेस में, और उसके बाद यहाँ टोली थिएटर ग्रुप भी चल रहा था अपना, साथ साथ एक्टिविटीज काफी अच्छे चल रहे थे। और उस दौरान में मैंने जो आपको वो बताया था कि 7,000 में जो 70 वाला 7 में कॉस्ट कटिंग करी थी, अब हमने उसका एक नया एक्सपेरिमेंट किया। हमने 7,000 में हमने संजीव को बोला, संजीव एक बार खर्चा करते हैं हम लोग तो 7,000 लगाते हैं और एक फिल्म बनाते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग 7,000 में 3 फिल्म बनाए, 3 फिल्म। तो हमने 7,000 में कैमरा वैमरा हायर करने में लगता था एक दिन का, और हम 3 स्क्रिप्ट लेके बैठते थे, और पूरे दिन भर में सुबह से लेकर के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, 6-7 बजे तक हम लोग 3 शॉर्ट फिल्में शूट करते थे। अच्छा। और एडिटिंग मैं खुद करता था, मेरे पास अपना एडिटिंग सेटअप था, क्योंकि मेरा तो बेसिक है वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग। अब ये हुआ, मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा कि सुरेश जंगीदार सर ने मुझे बोला था, बेटा तुम डायरेक्शन प्रोडक्शन का कोर्स मत करो, तुम एडिटिंग का कोर्स करो। उस समय गुस्सा आया था कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन थे जो हाँ, अब मुझे समझ में आने लगा कि यार सच में अगर मैं एडिटिंग आती है तो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और लकीली मुझे वो जो 3.5 साल एनडीटीवी मीडिया नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका मिला, तो मैं कैमरा भी मुझे खुद करने को आता था, क्योंकि मैंने वहां पे कैमरा भी किया था। तो अब एक दिन में हम लोग 3-3 शॉर्ट फिल्म में शूट करने लगे। अब मैंने संजीव को बोला, भाई संजीव एक बात बता, ये हम 7,000 रुपये खर्चा कर ही क्यों रहे हैं, इसको हम लोग 0 कर देते हैं, 0 बजट। तो हमने 0 बजट शॉर्ट फिल्म शूट करी। हमने क्या किया, किसी से कैमरा जुगाड़ लिया, किसी से और कुछ लगता नहीं था। तो एक लोकेशन पे हम लोग जाते थे, वहाँ पे गोल मार्केट एक जगह है दिल्ली में, गोल मार्केट जाते थे, और वहीं उसी एरिया में हम करीबन 5-5 शॉर्ट फिल्में हमने शूट करनी शुरू करी एक दिन में, और 0 बजट, केवल खाने का खर्चा होता था बस। वो भी खाने का क्या, हम सबको बोलते थे अपने घर से लंच बॉक्स ले आओ। उसी दौरान में पहली बार जब सेतु 3.5 साल का हो गया था, तो हमने एक्सपेरिमेंट, उसको मैं देखता था कि वो कैमरा फेमिलियर है कि नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करना था।
तो मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई सेतु को लेकर के, पहली सेतु की पहली शॉर्ट फिल्म, उसका नाम था ए फॉर एप्पल। अच्छा। हाँ, तो वो साढ़े तीन साल का, साढ़े तीन साल का था सेतु। और उस समय समझ में आ गया कि ये सेतु जो है बॉर्न स्टार है। हाँ, ये कर सकता है, कैमरा फेमिलियर है। हम्म। तो अब जो है हम लोग 0 बजट शॉर्ट फिल्म करने लगे और बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई हमने, बहुत, जिसमें से पिक पॉकेट है, कबूतर है, ऐसे करके बहुत सारी फिल्में, अंडों का फंडा, ऐसे करके बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाई, जो कि आज के डेट में टोली के अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है सारी फिल्म। और थिएटर अलग चल रही थी, फिल्म अलग चल, मतलब साथ साथ। अभी मेरा वही कॉन्सेप्ट है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलनी चाहिए ताकि आप दोनों चीजों में फैमिलियर हो सके। तो उस टाइम तब तक हमारे टोली थिएटर का जो एक्सपेंशन हो चुका था, बहुत सारे मेंबर्स आ चुके थे और अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया था हमारे पास। और तब भी हमने कोई जगह नहीं ली, तब भी हम मंडी हाउस के गोलचक्कर पे ही रिहर्सल और क्लासेस लिया करते थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर फाइनली ये वो 2015 में जो बता रहा था, सिद्धार्थ सक्सेना जी का, सिद्धार्थ सक्सेना नाम था उनका, उनकी डेथ हुई। तो मुझे लगा कि यार अब सब कुछ तो अब है, लेकिन अब नौकरी के उस पे कैसे रहूंगा। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं, क्योंकि ये कल को कुछ हो जाए, जैसे सिद्धार्थ जी के साथ हुआ, उनको तो पता ही नहीं था कि वो अगले दिन जीवित नहीं रहेंगे। अनसर्टेनिटी थी लाइफ की। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तब तो हमारे तो जितने धरे के धरे सपने हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि हम इंसानों में एक फितरत है कि हम लोग आज जोश आता है और उसके कल ठंडा। तो मेरा जोश चढ़ा, उसके बाद अगले 2 दिन बाद मेरा जोश ठंडा हो गया। फिर हम भूल गए कि हमको वापस जाना, हम फिर एनडीटीवी के काम में बस व्यस्त हो गए, अपने नौकरी में, अच्छा खासा नौकरी, कंफर्टेबल लाइफ थी, कंफर्ट जोन में थे, रिस्पेक्ट मिल रहा था एनडीटीवी के नाम पे, खूब घर ले लिया था अपना। कहते हैं कि आदमी का अचीवमेंट, घर बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, तो ले लिया था, सब कुछ ठीक से चल रहा था। फिर 2016 की बात है, 2016 में, और ये 29 जनवरी 2016 की बात है, मेरे बड़े भैया दिल्ली आए और उनको सिंगापुर जाना था। तो हम लोगों ने प्लान, उनको छोड़ने के लिए रात को 12 बजे उनकी फ्लाइट थी, हम लोग छोड़ने जाने वाले थे। तो रास्ते में कार, मेरी जो ऑल्टो कार थी, ऑल्टो 800, उस कार में अचानक से धुआं निकलने लगा। और भैया की फ्लाइट का टाइम हो रहा था। तो धीरे धीरे हम लोग किसी तरह से आगे बढ़ रहे थे, और दिल्ली में ट्रैफिक, बहुत ह्यूज ट्रैफिक था उस दिन। तो भैया को हमने एक, दिल्ली में महिपालपुर जगह है जहाँ पर फ्लाईओवर है, महिपालपुर फ्लाईओवर, तो वहाँ उसी फ्लाईओवर पे गाड़ी थी और धीरे धीरे हम लोग चल रहे थे। तब तक भैया की फ्लाइट का टाइम होने लगा। तो हमने क्या किया कि और गाड़ी से धुआं निकल रहा था बहुत ज्यादा। तो गाड़ी हमेशा रोक रोक के चलना पड़ रहा था। पता नहीं क्या हुआ था, शायद कूलेंट नहीं था गाड़ी में कि क्या हुआ। तो भैया को हमने दूसरी गाड़ी में बिठाया और उनको भेज दिया। हमने बोला आप जाइए, हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग गाड़ी, फ्लाईओवर पे ही गाड़ी को मैंने साइड किया, साइड करके मैंने, और गाड़ी में बैठी हुई थी ज्योति और सेतु, सात्विक दोनों। और जैसे हमने मैं गया बाहर, आगे जाके बोनट उठाया मैंने, और बोनट उठा के फिर बोनट को बंद किया। फिर बंद करने के बाद मैंने फोन किया मैकेनिक को। मैकेनिक बोला मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर, हेल्पलाइन पे फोन करके। तो उसके बाद मैं खिड़की से मैंने सर अंदर करके पार्किंग लाइट ऑन किया। और मैंने अपनी वाइफ ज्योति को बोला मैंने कि अब इस गाड़ी को ना बेचना पड़ेगा, बहुत तंग कर चुका है। इतना बोलना था कि अचानक से धड़ाक सी आवाज हुई, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि गाड़ी, मैं जो है एक फ्लाईओवर के पिलर रेलिंग के साथ गिरा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था, खून से लथपथ। और समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या। तो आंखें खोली तो देखा कि गाड़ी के पीछे, कार के पीछे एक ट्रक चिपकी हुई है। और उसके बाद ज्योति और सेतु अंदर बैठे हुए थे और वो लॉक हो गए अंदर। और मैं, क्योंकि मेरा सर अंदर था पार्किंग लाइट ऑन करते हुए, और मेरा सर, पार्किंग लाइट ऑन हुआ, पीछे से गाड़ी जो टक्कर मारी ना, मेरा सर
टकराया और उससे दोनों तरफ फट गया मेरा सर। तो दोनों तरफ फटने के बाद हम गिर गए और गाड़ी मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया। तो और ये लोग दोनों अंदर बैठे हुए थे। लकीली सेतु पीछे था, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं, वो जंप कर गया आगे की तरफ। तो उसके बाद ज्योति किसी तरह से निकली बाहर और फिर ट्रक वाले को उतार के फिर उसको मारना वारना शुरू किया। और हम खून से लथपथ, हम खड़े ही नहीं हो पा रहे क्योंकि मेरा पैर तो कुचला हुआ था। हम खड़े नहीं हो पा रहे, खून से लथपथ। और ये गाड़ी वालों को रुकवा रही है कि भाई ये हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। कोई रुक नहीं रहा वहाँ पे। दिल्ली जैसे शहर में कोई रुकता भी नहीं है। फिर लकीली वो पूरा शहर, क्योंकि सीसीटीवी क्यूब्ड है, तो तुरंत हमको लगता है 7-8 मिनट के अंदर में 10 मिनट में पुलिस की पीसीआर आ गई। और उन्होंने जल्दी से मुझे गाड़ी में बिठाया। मैंने बोला यार मेरी गाड़ी है, तो बोला मर जाओगे तुम साले गाड़ी के चक्कर में, तुम चलो चुपचाप से। और हम गाड़ी में बैठे हैं लहूलुहान, ज्योति बगल में बैठी है, सेतु है साथ में, और पुलिस की वैन में। और गाड़ी वहीं हमने छोड़ दिया। कहाँ गया गाड़ी कुछ नहीं, किसको फिर कुछ पता नहीं। बस उन लोगों ने कहा कि तुमको बचना जरूरी है, मर जाओगे नहीं तो। उसी बीच में भैया का फोन आया, बड़े भैया का। तो भैया फ्लाइट पकड़ रहे थे उधर। तो भैया बोले कि क्या हुआ, कहाँ गाड़ी बनी? अब हम उनको क्या बताएं कि भैया मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। कि वो तुरंत सिंगापुर, और उनका क्या हुआ था कि 2-3 बार सिंगापुर जाना छूट, मतलब किसी न किसी वजह से कैंसिल हो गया था। ये बार इस बार फाइनली जाना ही था उनको। मैंने बोला कि यार अगर मैं बता दिया उनको, थोड़ा थोड़ा मुझे होश था उस वक्त, तो बता दिया तो भैया लौट जाएंगे। मैंने बोला हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए जाइए। हम लोग ठीक है, हम लोग। तो भैया बोले कि पुलिस का वैन का गाड़ी का आवाज सुनाई पड़ रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं, वो उधर से गुजर रही है, वैन गुजर रही है। उन्होंने बोला एम्बुलेंस की आवाज आ रही है। मैंने बोला नहीं नहीं, वो पुलिस की गाड़ी गुजर रही है ना, वही उसी की आवाज है। फिर हम लोगों को पुलिस वालों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। और ये बज रहा था रात का 12। और रात के 12 बजे। और उसके बाद मेरे रात को 8 टाँके लगे, 5 लेफ्ट साइड में, और सॉरी 8-5-13, 8 टाँके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 5 टाँके, टोटल 13 टाँके लगे। और एक डाउट था कि पता नहीं ब्लड क्लॉट कर गया हो शायद। तो डॉक्टर हर आधे घंटे पे आके पूछता था कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या हुआ। तो मैं पूरी कहानी सुनाता था कि हम जा रहे थे, ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हुआ। फिर आधे घंटे फिर आके पूछता था क्या हुआ था बताओ। उनको लग रहा था कि कहीं ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो मेमोरी लॉस होने लग जाता है ना। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप फिर उसके 2 दिन में मेरे को हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया। और तब तक मैंने अपने ऑफिस में अपडेट कर दिया था कि हाँ ये हो गया मेरे साथ, ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ। जी 20 दिन लगभग मैं घर में बेड पे रहा। न मैं उठ पाता था, न बैठ पाता था, न मैं पॉटी जा पाता था। तो मुझे गोदी से उठा के ले जाया जाता था। और एक स्टूडेंट था, उसका जिक्र करना नहीं छोड़ूंगा। वो आदित्य नाम था उसका, आदित्य राज। वो दिल्ली, रांची का ही था लड़का। वो दिल्ली गया था मेरे पास, और वहीं वो थिएटर कर रहा था मेरे साथ। तो वही आके सेवा करता था, उठा के पॉटी ले जाता था, पॉटी से लाके सुलाता था। पैर जो फूला हुआ था, पूरा कुचला हुआ था पैर, तो पूरा एकदम स्वेलिंग हो गया था दोनों पैर। तो लकीली टूटा नहीं था। तो सेकना, सिकाई वकाई करना। तब तक मम्मी भी आ गई। मम्मी मेरा सेवा कर रही थी। यही चल रहा था। 20-22 दिन बाद मैं थोड़ा ठीक हुआ। तो अब लगा कि यार अब तो ऑफिस जाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिस जब जाने लगा, तो ऑफिस बाइक से किसी तरह से, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कार तो बनने चला गया था, कार पूरा डैमेज हो गया था पीछे से। तो बाइक से हल्का हल्का गियर ले लेके मैं ऑफिस भी जाना शुरू किया। तो एक दिन, क्योंकि एनडीटीवी का ऑफिस 7 फ्लोर का था, तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि राजीव तुम 7th फ्लोर पे, लाइब्रेरी था हमारा, राजीव तुम 7th फ्लोर पे चले जाओ, लाइब्रेरी से ये टेप निकाल लो। तो मैंने बोला कि सर, और उस समय लिफ्ट का मेंटेनेंस का काम चल रहा था एनडीटीवी का। तो मैंने उनको बोला सर लिफ्ट खराब पड़ी है, मैं सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, और मेरे पैर में तो वो आप तो जानते ही हैं, तो एक्सीडेंट में 20 दिन के बाद वो बंदा मेरे से, प्रशांत सिसोदिया नाम था उनका, तो 20 दिन के बाद वो पूछते हैं अच्छा हाँ तेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, क्या हुआ था? तब उस दिन लगा ना कि भाई हम किस लिए रह रहे हैं और किस लिए नौकरी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं।
जो एक ऑफिस का बंदा कोई पूछ तक नहीं रहा है तुमसे कि तुमको क्या हुआ, तुम मर के बचे कैसे हुआ, तो यहाँ तक कि आपका बॉस तक नहीं पूछ रहा, तो मैं क्यों कर रहा हूँ नौकरी, चलो वापस। बहुत हुआ, फिर जोश जोश चढ़ा, फिर ठंडा हो गया 2 दिन बाद, फिर ठंडा हो गया, फिर धीरे धीरे ठीक हो गया। फिर अचानक से मई का महीना आया। मई में मेरे घर में हम लोग का हजारीबाग में एक बिजनेस स्टार्ट हुआ था। बड़े भैया ने बिजनेस ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसका शोरूम इनॉग्रेशन था। तो हम लोग तीनों आए थे यहाँ शोरूम इनॉग्रेशन पे। तो उसी दौरान में अचानक से दूसरे तीसरे दिन मम्मी को कॉन्शियस हो गई मम्मी। समझ में नहीं आया तो ये तो हम लोग तुरंत उन मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट। और हॉस्पिटल भी ऐसा हमारे लाइफ में ऐसा कि बड़े भैया ने 2 बिजनेस सेटअप किया था, एक ज्वेलरी शोरूम और एक हॉस्पिटल। तो 12 मई को हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था। और मम्मी को 11 मई को मम्मी कॉन्शियस हो गई और अजीब सा बिहेव करने लग गई। कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ बोली नहीं। तो हम लोग और इनॉग्रेशन में मम्मी ने रिबन काटा और पहली पेशेंट मम्मी एडमिट किया हमने। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कुछ तो हुआ है इनको जल्दी से लेके जाइए ऑर्किड। तो हम वहाँ से भागे ऑर्किड। वहाँ तब तक मैं यही था, हम तीनों ही आए हुए थे, छुट्टी लेकर के मैं आया हुआ। ऑर्किड लेके भागे तो वहाँ पता चला कि मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ है। हमारे फैमिली में पहली बार कुछ इस तरह का हमने सुनने को मिला था, ब्रेन हैमरेज। तो उसके बाद हॉस्पिटल घर का चक्कर लगना शुरू हुआ। उधर मेरी छुट्टी भी खत्म हो रही थी। तो हम लोग मतलब 15 मई तक मम्मी थोड़ा ठीक हुई, स्टेबल हुई। तो हम लोग मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी, तो हम लोग यहाँ से चले गए दिल्ली। अब मुझे ना कचोटने लगा कि मैं कैसा बेटा हूँ जो केवल फोन पे हाल पूछ के रह जा रहा हूँ। मम्मी का, जिस माँ ने मतलब पैदा किया, जन्म दिया, इतना कुछ मेरे लिए की, और उस माँ का केवल हाल पूछ के रह जा रहा हूँ। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मम्मी की सेवा में? भाइयों 2 भाई कर रहे हैं। तब मैंने ज्योति को फिर बात करी, मैंने कि यार अब चलो बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, अब चलो कम से कम इसी बहाने मम्मी का सेवा करेंगे। तो ये समझ रही थी कि क्या सिचुएशन है, लेकिन इनका यही था कि यहाँ इतनी अच्छी खासी नौकरी है, आप वहाँ जाके क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि काम करते हैं हम लोग, मुंबई चलते हैं। सॉरी, मुंबई चलते। मतलब पहले मेरा मन होता था कि मुंबई चला जाऊँ। मैंने बोला तुम रांची जाओ और मैं मुंबई चला जाता हूँ, कुछ काम करूंगा, पैसे कमा के आऊंगा, मम्मी की सेवा करूंगा, कम से कम हम दोनों में से कोई तो रहे मम्मी के साथ। तो ये बोली कि आप अब अगर जाना ही है तो चलिए दोनों चलते हैं और मुंबई को रांची लेके आते हैं। ये बात बहुत हार्ड हिटिंग था मेरे लिए, जो बहुत इंस्पिरेशनल था। मेरे को लगा कि हाँ ये हो सकता है कि अगर हम रांची में ऐसा कुछ कर दें कि मुंबई का पूरा काम यहाँ हम लोग करने लग जाए, तो हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात बोली थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब चलो रांची। अब रांची फाइनल। तो इनको मैं, लेकिन पहले ये था कि इनकी नौकरी लगी थी नहीं, और ये मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रही थी ऑब्वियसली। तो मेरी माँ का हुआ था तभी ना, वरना इनकी नौकरी। तो इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, इन्होंने नौकरी रिजाइन किया और आकर के फिर हम मम्मी की सेवा करने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मम्मी ये जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो बड़े भैया के सहयोग से हमने यहाँ पर एक किड्जी स्कूल का फ्रेंचाइजी लिया हमने। और वो किड्स, एक मिनट होल्ड कीजिएगा मैम। हाँ मैम, हेलो। हाँ जी सर। हाँ बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ जी, आप क्या आज ब्रेक लोगे क्या? क्योंकि 9-10 और आप डिनर थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर ये वाला मोमेंट चला जाएगा। आपको जब लगे ना आप ब्रेक कर लेना। हाँ बोल दो मैम। जी सर। जी सर। फिर किड्जी, हाँ किड्जी स्कूल हमने खोला और इनको स्टेबल किया। पहले इनको खोल के दे दिया हमने, बड़े भैया के सहयोग से। हमने बोला
अब इनको कम से कम ये नहीं लगेगा ना कि हम नौकरी छोड़ के, मेरी नौकरी 1 साल भी नहीं हुई थी और छुड़वा करके ले आए यहाँ पे। तो अब हमने बोला कि अब आप सेंटर हेड बन गए हो, अपना स्कूल संभालो। स्कूल संभालिए, फिर मैं वापस चला गया दिल्ली और फिर मैंने वहाँ रेजिग्नेशन लेटर दिया और 1 महीने के नोटिस पीरियड पे। और एक बहुत बड़ी बात थी कि मेरे जो बॉस थे, एचओडी थे, प्रशांत सिसोदिया, वो खुद थिएटर आर्टिस्ट थे, मनोज बाजपेयी और आशुतोष राणा के बैच के। लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ना ये सब चीजें बहुत मतलब नुकसानदेह होता है कि अगर पता चल जाए बॉस को कि आप एनडीटी आप थिएटर वेटर करते हो, तो वो अगर कुछ गलती हो जाए तो ताना उसी चीज का मारेगा। और मैंने अपने बॉस को देखा था कि वो थिएटर को लेके बहुत ज्यादा निगेटिव थे। वो बोलते थे यार कुछ नहीं होता ये सब चीज करके, कुछ नहीं होता ये सब से, कोई पैसा थोड़ी कमा सकता आदमी। तो मैं सोचता था कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो फिर ये मेरे को भी ऐसे डिमोटिवेट करेंगे, तो मैं इनको कभी नहीं बताता था। और एनडीटीवी की नौकरी के दौरान मैं बहुत बार थिएटर प्लेस करता था ऑफिस में, लेकिन अब उस समय क्या होता है, मैं इतना सीनियर हो गया, मैं सीनियर प्रोड्यूसर हो गया था, मेरा डेजिग्नेशन। तो मेरे अंडर में 2 3 4 हमेशा से ट्रेनीज रहते थे। तो उन काम वो करते थे, लेकिन कई बार फोन मुझे आ जाता था और उस समय हम कहीं थिएटर प्ले कर रहे होते थे। तो बॉस बोलते थे राजीव कहाँ हो? सर बस नीचे ही उतरा हूँ चाय पीने के लिए। यार तुम जब भी पूछता हूँ तुम चाय क्यों पीते हो, जबकि मैं हो रहा होता था कहीं नुक्कड़ नाटक कर रहा होता था। उसके बाद एनडीटीवी में एक और चीज थी खास बात कि हम लोग को मतलब बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरे को एक शो बनाना पड़ता था। जो भी कोई भी सेलिब्रिटी की हालत खस्ता होती थी ना, तो हम उसका एक ऑबिटरी पैकेज बनाते थे, पूरे आधे घंटे का शो उसके मरने से पहले, ताकि अगर डेथ हो गया तो हम उसको ब्रेक कर सकें। तो लगभग अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा सबका हमने बना के रख लिया था पहले कि हाँ अब ये नहीं रहे। अमिताभ बच्चन एक बार हॉस्पिटल गए थे। एक बड़ी अजीब सी विडंबना थी इसमें कि हम लोग को पहले से मैं सबके बना के रखा था। इवन मैंने नौकरी जब रिजाइन कर दिया था तब भी मुझे फोन आते थे, राजीव वो यार देखना यार इसका वाला बना हुआ था क्या पहले से, ये मर गया। एक बार तो मुझे याद है कि मैं मेरठ में हमारा एक कॉलेज में प्ले थिएटर परफॉर्मेंस था। तो हम लोग वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा था दिन में, अचानक, और छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था। और मैं सोचा आज तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे, मेरा दिन है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अब एकदम मेन मौके मिड ऑफ द शो फोन आता है बॉस का कि राजीव कहाँ हो? मैंने बोला सर मेरठ आया हूँ। क्या करने मेरठ, क्यों गया था? तो मैंने बोला सर वो एक्चुअली मेरा भांजा यहाँ पढ़ता है तो उसी को तबीयत खराब थी देखने आया हूँ। अरे यार तुम जल्दी से किसी तरह से ऑफिस आ जाओ। मैंने बोला सर मेरठ में हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ। तो नहीं, अरे यार साधना मर गई, साधना जो हीरोइन थी, साधना हीरोइन जो मेरा साया में थी। अब बोला वो मर गई, उसका आधे घंटे का शो करना है। मतलब सर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इधर हूँ। यार तेरा तो यार ठीक नहीं यार। तो मतलब ये भी आफत होता था हम लोग को, कहीं भी अगर छुट्टी के दिन अगर प्रोग्राम कर रहे थे होते थे तो डर बना रहता था कहीं कोई मर न जाए। तो ये था, बट ठीक है। फिर एनडीटीवी मैंने उस समय 2016 में अक्टूबर महीने में मैंने सॉरी सितंबर में 19 सितंबर को मैंने रेजिग्नेशन दिया बॉस को। उस दिन बहुत मेमोरेबल मोमेंट है क्योंकि उस दिन मैं बॉस के घर गया, उनके अपार्टमेंट में नीचे उनको मैंने बुलाया। मैंने बोला बॉस आपसे बात करें। बहुत मानते थे मुझे, क्योंकि मम्मी के इलाज के दौरान 3 महीने मैं यहाँ रहता था लेकिन मेरी एक भी सैलरी नहीं कटती थी। तो ये मैंने बुलाया नीचे सर, मैंने उनको बहुत थैंक्स किया कि सर आपकी वजह से ये ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला सर एक बात बतानी थी आपको। बोले बताओ। मैंने बोला सर इस दौरान जितने साल मैं एनडीटीवी में रहा, मेरे एनडीटीवी में लगभग 10 साल रहा मैं, तो 10 से 12 क्या। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला सर जितने साल में रहा ना उतने साल में थ्रू आउट थिएटर करता रहता था, लेकिन आपको मैं इसलिए नहीं बताता था सर कि आप गुस्सा हो जाएंगे या ताना मारेंगे। तो बोले बेटा तू ज्यादा चालाक मत बन, मेरे को ना सब पता था, सब पता था मेरे को, मैं जानता था कि तू थिएटर करता है। मैंने बोला सर मैं थिएटर करता था लेकिन मेरा अपना ग्रुप है सर। तो बोले कि अब तू क्या करेगा? मैंने बोला रांची जाऊंगा सर और वहाँ पे अपना थिएटर ग्रुप स्टार्ट करूंगा, अपनी एकेडमी स्टार्ट करूंगा।
बोले यार कैसे कमाएगा तू, ऐसे कैसे जिएगा तू, ऐसे। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, फैमिली के बहुत सारे बिजनेस है, वो हैंडल कर लूंगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक। उन्होंने बोला ठीक है जा फिर। तो उस दिन मैंने उनको बताया कि मैं थिएटर करता था या मैं एक्टिवली इस चीज में इन्वॉल्व था। तो फिर उसके बाद मैं अक्टूबर में 29 अक्टूबर को दीपावली का दिन था, उस दिन उसके एक दिन पहले मैंने प्लान किया था कि अब मैं दीपावली के दिन घर पहुंचूंगा। तो मैंने अपनी कार उठाई, सामान लोड किए, फ्लैट को रेंट पे लगाया और सामान लोड किया और वहां से कार से ही सीधा डायरेक्ट रांची वापस। तो 28 अक्टूबर की सुबह 5 बजे निकला। 29 अक्टूबर को दीपावली थी, 29 अक्टूबर हाँ 29 अक्टूबर को दीपावली थी और 29 अक्टूबर के दोपहर 12 बजे तक मैं रांची पहुंच गया घर ये अपनी कौन से वर्ष की बात है? 2016। अच्छा। तो बड़ा सुकून था कि मैं अब मैं अपने अपने अंडर, मतलब किसी के अंडर काम नहीं करूँ, क्योंकि एनडीटीवी में काम करते हुए फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया था मेरा। एक तो सब पहला फ्रस्ट्रेशन का रीजन था, एक तो मैंने बताया कि मैं रोज एक न एक किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर रहा होता था, तो जिसका भी आप बोल लीजिए, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सबका किया मैंने। तो मुझे लगता था कि यार मेरा कब होगा, एक फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, मुझे नेशनल अवार्ड जो है वो फ्रस्ट्रेट करता था। तीसरा, एक उस ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़की थी जो एंकर थी मेरी, ऋचा लखेरा नाम था। वो हम लोग को बिहारी होने के नाते, और वो थी उत्तराखंड की, उनको ऐसा लगता था कि बिहार में जो है ना सब गंवारी होते हैं, तो वैसा बिहेव करती थी वो, और उससे मेरा लगभग रोज ही झगड़ा होता था। उसकी शक्ल देखने का मन नहीं करता था मुझे। तो मुझे लगता था कि ये इतना अंडर एस्टिमेट कर रही है, इसको कुछ ना कुछ करके, जिस दिन मैं नौकरी छोड़ के जाऊंगा, चौड़ में जाऊंगा, इसको बता के जाऊंगा, देख मैं नौकरी छोड़ के जा रहा, तू करती रहे नौकरी। बताया फिर तो आपने उसको? हाँ, बता के निकला था मैं निकला। बोली तू क्या करेगा वहाँ? मैंने देखना क्या। उस दिन बोला मैंने कि आप यहाँ पे जितने बड़े घर में रहते हो ना आप, उतना बड़ा हमारा एक कमरा होता है। तो नौकरी वहाँ छोड़ दी, रांची वापस आ गए। तो अब यहाँ तक ब्रेक कर देते हैं, इसके आगे का कल करेंगे। इसके बाद ये, क्योंकि यहाँ पे जेएफटी की कहानी शुरू होती है जी। थैंक यू सो मच मैम। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ना जा रहा है सब कुछ मतलब आपके? बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है मैम, थैंक ठीक है। यू। कल फिर बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मैम, बाय।